बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस एनालिसिस वीडियो में सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो दोस्त जो मेंबर्स न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स हैं वो टाइम से मिल जाएं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब मेंबर्स से जो हमारी वीडियो को देखा करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अह, उसके अलावा आज हम आगे चलते हैं। एक तो हमारा बैच 21 जो है वो 28 जनवरी उसकी लास्ट डेट एडमिशन की। जिसने भी एडमिशन लेना हो इस मेथड को सीखने के लिए, हमारे साथ प्रॉपर ट्रेनिंग करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो वो एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा जो हमारा सिग्नल ग्रुप है उसमें भी हम सिग्नल शेयर करते रहते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस वीक में जो 3-4 दिन हमने ट्रेड्स किए हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट हमें वहाँ से मिला है, जो कि हमने एनालिसिस वीडियो में भी कुछ लेवल जो प्रीवियसली शेयर किए थे वो भी आपके सामने हैं। वो कितनी बेहतरीन हमें वहाँ से ट्रेड्स कैप्चर करने को मिली हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले, आज की एनालिसिस वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल को देखते हैं। फंडामेंटल हमें क्या कह रहा है। फंडामेंटल्स में कल हमारे पास जो है फ्लैश सर्विसेज का डाटा था और कैड का इंटरेस्ट रेट था, उन्होंने इंक्रीज नहीं किया, सस्टेन रखा है। आज यूरो का इंटरेस्ट रेट है और सबसे मेजर जो बात है वो एडवांस जीडीपी का डाटा आज आना है। तो इस जीडीपी को देखते हैं। यहाँ पर मोर करते जाएं तो आपको और भी डाटा जो अवेलेबल होते हैं वो मिल जाते हैं। ये हर क्वार्टरली अनाउंस होता है। ठीक है, और इसको मॉनिटर क्या करते हैं कि ये क्या होता है। तो एक बार -32 पे भी था, +33% पे भी था, और अभी इस वक्त जो है 4.9 पे है। फोरकास्ट जो है वो 2.0 की है। इसको हम अगर आगे रीड करते हैं, इसमें लिखा हुआ एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी, किस करेंसी के लिए गुड होगा? जिसका डाटा आया यूएसडी के लिए गुड होगा। तो इसको हम देखेंगे, इसकी वजह से मार्केट रुकी हुई है। अगर हम आगे चल के देखते हैं तो आगे डाटा कुछ और भी आने वाला है, तो उसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या इम्पेक्ट कर सकता है, मार्केट क्यों एक जगह पर स्टक होकर ठहरी हुई है, और हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे कैप्चर करेंगे। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे पास ये जीडीपी है, ये एक्चुअल में जीडीपी ये होता क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट डाटा होता है, क्यों हम इसको मॉनिटर क्या करते हैं, और बेसिकली जीडीपी है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में जो आपने यहाँ पर देखा है। अब यहाँ पर भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि ये क्या चीज़ है और कब रिलीज होता है और इसको क्या कहते हैं। अब हम इस पे आगे जाते हैं तो इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो इसको हम कुछ इस अंदाज में देख सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए से समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में 5 लोग हैं जो अर्निंग करते हैं, काम करते हैं। उसमें एक बंदे की सैलरी 1,000 है, एक की 2,000, फिर 3,000, फिर 4,000, फिर 5,000, इस तरीके से सैलरीज हैं। तो इसमें जो जीडीपी निकलेगा वो आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5 सबको जमा करते हैं तो वो आपका बन जाता है 3, 3, 6, 4, 10, 15,000। ठीक है, तो महाना हो जाता है 15,000। उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं ईयर से तो वो आपका हो जाता है तकरीबन 1,80,000। 1,80,000 क्या है? ये उस घर का जीडीपी है। इसको कहते हैं कि जीडीपी है। अब इसके अंदर इंक्लूडेड क्या क्या चीजें होती हैं इस जीडीपी के अंदर? इसमें जैसे कुछ मुल्क में जो लोग गाड़ियां बनाते हैं, घर बनाते हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आ जाती हैं, और सर्विसेज जो हैं वो भी आ जाती हैं। जैसे सर्विसेज में आप सेल्स कह सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी सर्विसेज जो होंगी ये भी सारी इसमें शामिल होती हैं। अब अगर हम जीडीपी को थोड़ा सा मजीद देखने की कोशिश करें तो ये एक मुल्क की जो तमाम सर्विसेज और वहाँ की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं तो ये उस मुल्क की जीडीपी कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले या जो भी लोग हैं उनकी ईयरली जो इनकम होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो इसमें एक साल की इनकम से जब हम देखते हैं कि एक साल में तमाम काम करने वालों की इनकम जो है वो इतने अरब, करोड़ या डॉलर जो भी है व्हाटसोएवर, तो उसको जीडीपी कहते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं होता कि अगर किसी मुल्क का जीडीपी ज्यादा है तो वो ज्यादा तरक्की कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जीडीपी मुल्क की एक सालाना इनकम होती है। अगर किसी मुल्क में गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, ज्यादा चल रही हैं, ज्यादा हैं, तो आप ये देखिए वहां पर पॉल्यूशन भी ज्यादा होगी। जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन लोगों की हेल्थ खराब होगी, तो फिर कुछ सर्विसेज में उनके हेल्थ के ऊपर भी पैसा इन्वेस्ट होता लगता है।
इस तरह अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर ऐसे लें कि हमारे घर में कोई सफाई करने के लिए आता है, ठीक है, तो हम उसको जो है वो अर्निंग देते हैं, पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं। और अगर इसी तरीके से हम अपने घर का काम खुद करते हैं, सफाई खुद करते हैं, तो वो जीडीपी में शुमार नहीं होते, क्योंकि हम अपने आप को पैसे नहीं दे रहे होते। तो जो भी सर्विसेज हम यूज करते हैं वो जीडीपी में ही आती हैं, जिसमें कोई भी हमारा कैमरा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कुछ भी हो गया व्हाट्सएवर, वो इसमें इंक्लूडेड है। जीडीपी जो है बेसिकली ये चार चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक होती है कंजप्शन, एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, और नेट एक्सपोर्ट। अब अगर हम कंजप्शन की बात करें, जो जिसको हम कंज्यूमर स्पेंडिंग कहते हैं, वो पैसा जो हम खर्च करते हैं, कहीं भी खर्च करते हैं, मोबाइल लिया, कपड़े लिए, घर के लिए कोई सामान लिया, हम बाल कटवाने गए, ठीक है, जो भी हमने काम किया, तो ये होता है, ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग का। कंज्यूमर स्पेंडिंग का डाटा भी अक्सर यहाँ पर आता रहता है, समटाइम्स उसमें एक बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज आता है, तो हमें मार्केट में एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को भी मिल जाती है। तो अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली उसकी स्पेंडिंग भी ज्यादा होगी। अगर एक बंदे की इनकम ही कम है, वो अपनी स्पेंडिंग भी उसी हिसाब से करता है कि उसकी इनकम कम है, तो वो अपनी स्पेंडिंग भी कम रखने की कोशिश करता है। और बस दूसरी चीज की तरफ जाए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जिसमें लोग दो तरह से आते हैं। एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जिसमें बिजनेस में आप कोई भी मशीनरी लेते हैं, कुछ भी इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो आपकी बिजनेस में आ जाती हैं। आप अपने लिए घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई चीज लेते हैं, तो वो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और इस तरह अगर बाहर से कोई बंदा आके फॉरेन कंट्री से आपके कंट्री में कोई भी फैक्ट्री लगाता है, कोई भी कारोबार स्टार्ट करता है, और वो वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी मुल्क की जीडीपी में शामिल होगी। फिर आ जाती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो चीज होती है कि जिसमें गवर्नमेंट को जो रकम आप पर खर्च करती है, जिसमें रोड्स हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, और भी जो सर्विसेज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें मेट्रो भी शामिल हो जाती हैं, इस तरह की चीजें, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में आ जाती हैं। फिर आ जाती है नेट एक्सपोर्ट की बात। आपने देखा होगा कि अक्सर ममालिक की जो नेट एक्सपोर्ट है वो माइनस में होती है, कि उनकी जो एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है वो कम है, उनकी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो माइनस में चल रहे होते हैं। तो जब भी किसी मुल्क का जीडीपी देखा जाता है, तो उन चीजों के अलावा, ये जो हमने भी चार चीजें डिस्कस की हैं, इनके अलावा उनकी जो ग्रोथ है उसको भी देखी जाती है कि उसकी ग्रोथ क्या चल रही है, वो माइनस में चल रहा है या वो ग्रोथ में चल रहा है। तो ये ओवरऑल एक चार क्वार्टर्स पर मुश्तमिल होता है ये सारा डाटा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको जीडीपी को भी देखें, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, क्वार्टर बाई क्वार्टर आ रहा है, क्यू ओवर क्यू, ठीक है, क्वार्टर बाई क्वार्टर। तो अगर आप ये देखते हैं कि अगर किसी मुल्क का जो जीडीपी है, आप उसको चार क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, अगर उसके दो क्वार्टर्स कंटिन्यूअसली, मुसलसल डिक्लाइन में है, माइनस में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं, जो टर्म यूज की जाती है, कि ये कंट्री इस वक्त रिसेशन का शिकार है। तो इसको बेसिकली एक रिसेशन भी कहते हैं। ओवरऑल जो रिसेशन होता है वो तो एक अलग चीज होती है, लेकिन इसको भी हम रिसेशन कहते होते हैं। तो इस चीज से आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली जीडीपी है क्या, ये किन किन मैटर्स, किन किन चीजों के ऊपर जो है वो जिसको जिससे इसको निकाला जाता है, तो जिन फैक्टर्स से, तो उसमें कंजप्शन, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट होती है। तो इस चीज से ये सारा डाटा निकाला जाता है कि क्या चल रहा है। अब अगर इसी चीज को हम जाके इधर आकर देखते हैं जीडीपी के अंदर, एडवांस जीडीपी में, तो इनकी जीडीपी का सीन इस वक्त क्या चल रहा है। अगर हम Jan 26 2003 से इसको मॉनिटर करते हैं, 2.9% आया, ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन में आ गया 1.1%। फिर जुलाई में आते हैं तो इंक्रीज हुआ, ठीक है, उससे आगे आते हैं तो फिर इंक्रीज हुआ। दो क्वार्टर्स मुसलसल इसके इंक्रीज हुए हैं, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इंक्रीज होने को मिला। इससे हमें ये भी एक आइडिया हो रहा है कि वहां पर लोगों की जो पर्सनल स्पेंडिंग है या कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है। मे बी जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ब्रांड्स बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क का जो, हम एक देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो इनका जो एक एक्सपोर्ट है वो भी अच्छा जा रहा है। तो इस वजह से ये मुसलसल अप की तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ये शो कर रही है। और एक चीज़ का यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ -32.9 था, और उससे पहले -5 था, तो -32 का मतलब ये है कि ये ग्रीन तो दिखा रहे हैं हमें, वो इस वजह से कि वो एक्चुअल दिन फोरकास्ट की वजह से। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि ये -32 आया, -5 से भी और ज्यादा गिर गया था। तो ये जुलाई 30
2020 की बात है। तो हमें पता है कि ये डाटा जो आया था क्वार्टर का, ये इससे पहले वाले क्वार्टर का आया था, ठीक है। और उस क्वार्टर में क्या था, कोविड था और लॉकडाउन था, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद जैसे लॉकडाउन हटा है तो वो उनकी तरफ बेहतरी आना शुरू हुई है। रिसेशन नो डाउट चलता रहा, जब 2 क्वार्टर डिक्लाइन में गए हैं, तो उसके बाद अभी 4.9 है। आज हम देखते हैं कि ये डाटा क्या आता है। ये डाटा जितना अच्छा आएगा 4.9 से, जितना और पॉजिटिव होगा, तो ये यूएस डॉलर के लिए और अच्छी बात है, जिससे हमें गोल्ड में मजीद सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर ये नेगेटिव में आ जाता है, रेड में आ जाता है, तो फिर हमें इसके अंदर जो है गोल्ड में एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी और डॉलर में जो है वो एक गिरावट देखने को मिलेगी। अभी कल के डाटा की वजह से हमने देख लिया कि मार्केट और भी डाउन है, हमारे लेवल्स की वजह से भी डाउन था जो हमने लेवल्स निकाले थे। अभी के लिए अगर हम लेवल को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनएफपी एफएमसी की वजह से मार्केट ऑलरेडी एक डाउन स्ट्रक्चर बना रही है, डाउन साइड पे आ रही है। तो अभी जो हमारे पास पॉसिबल न्यू लेवल्स हैं, हम अगर न्यू लेवल्स की बात करें, अब अगर मैं यहाँ पर लेवल्स के नाम और नंबर लिखना शुरू करता हूँ, देखिए इसको मैंने टैप किया, यहाँ पर ये लेवल आपके पास शेयर हो गया है, यहाँ पर वैल्यूज की आ गई। तो आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोक के ये वैल्यूज भी नोट कर सकते हैं कि ये वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो इन वैल्यूज का नाम लेना हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो डेली में अभी वो अपने इस बाई वाले सेटअप से आगे निकल रहा है, वहीं स्टक हुआ पड़ा है। आगे हम देखते हैं H4 के अंदर बाकी सारे लेवल्स जो एरियाज हैं, ये जो हमने मॉनिटर किए हुए हैं, ठीक है, ये वाला, ये और ये 75-73 तक का, ये सारे सेम वही हैं। हम इसका भी वेट करें कि यहाँ पर मार्केट आती है तो हम यहाँ से ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करें। ये हमारे पास फ्रेश इनगल्फिंग बाय है, यहाँ H4 से हमने इसको निकाला हुआ है M15 में। और ये जो ग्रीन बॉक्स है, इसका कलर इसलिए चेंज कर दिया था क्योंकि ये फ्रेश बाय नहीं था यहाँ पर कोई भी, तो यहाँ पर हमारे पास फेल्ड का एरिया था। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास इस एरिया में यहाँ पर आकर एक सेल फिल का एरिया बन रहा था, तो वहां से हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को कल मिल गई। जैसे मार्केट वहां से गिरी है तो उसने अपने एक सेल्फ हेल्प एरिया में एक अच्छी रिस्पेक्ट दी है। इसको हम मजीद प्रिसाइज करते हैं तो इस एरिया में हमें M1 की कंफर्मेशन भी मिली है बाय करने के लिए, और हमने इसको बाय किया भी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बाय किया होगा। अभी H4 में आते हैं, तो H4 में हमारे पास, हम इसको जो एरिया इस वक्त अवेलेबल है उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एरिया बनता है। एक हमारे पास H4 में फ्रेश सेल ये पड़ा है। बाइंग देखते हैं तो इस रेंज में बाइंग फिलहाल और कोई नहीं है इस एरिया के अलावा। ये एरिया भी देख लें हमने कहाँ से निकाला हुआ है, इस वक्त यहाँ से निकाला हुआ है, जो कि फेल्ड एरिया था H4 का। और इस H4 को हम M15 में लेके जाते हैं, तो क्या यहाँ से हमें कोई ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, कोई लेवल बनता है? जी हमारे पास ये एक लेवल बनता है H4 into M15 का, 32 से 34 तक का छोटा सा एरिया है। छोटा सा स्टॉप लॉस इसका बनेगा 37-38 का, और यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आज के दिन में। नो डाउट रिस्क हर ट्रेड में होता है, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे इसको। बाकी हमारे पास इस वक्त जो एरिया बनता है बाइंग के लिए, उसको हमने M15 में निकाला है। ये एरिया देखते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पर टेस्टेड है, और ये एरिया ऑलरेडी टेस्टेड है, ये एरिया भी इसके साथ टेस्ट है। ये वो रेड लाइंस जो हैं वो लाइंस हैं जो कि हमारे पास इस वक्त फ्रेश अवेलेबल हैं, 2001.9 और 4, ये एरिया हमारे पास फ्रेश अवेलेबल है। तो यहाँ मार्केट आती है तो हम एक ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन आज क्योंकि जीडीपी का डाटा आना है, वो डाटा क्या आता है, कितना ज्यादा, वो जितना ज्यादा हाई उसमें आएगा और इसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा हो सकती है। मार्केट काफी टाइम से अगर हम देख रहे हैं, वो इसी एक रेंज के अंदर जो आके स्टक हुई हुई है, ना वो ऊपर भाग रही है निकल के, ना वो नीचे आ रही है। तो इसने कल बड़ी मुश्किल से जाके ये एरिया जो है, ये रेंज इस साइड पे ब्रेक किया और अभी इसी के रिटेस्ट पर भी अवेलेबल है। तो हम देख रहे हैं कि इस रेंज से मार्केट बाहर निकल आई है। नीचे आते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट जोन पड़ा है रेड लाइंस वाला, तो यहाँ से एक इसका जो बाइंग है वो हाई रिस्क हो जाएगा। लेकिन हम इसको जब ट्राई करेंगे तो स्मॉल लॉट के साथ करेंगे। हाई रिस्क में यही होता है कि हम जब उस पर ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको स्मॉल लॉट के साथ बाइंग करें, अगर हमने उस पर करनी है। अदरवाइज ये एरिया हम प्रेफर करेंगे कि ये आज के दिन एक अच्छा एरिया साबित होगा। और उसके बाद जो मेरे पास लेवल नजर आता है वो 1982 1979 नजर आता है, जो कि H4 से फ्रेश इनगल्फिंग बाय हमारे पास अवेलेबल है, वो ये वाला है। इसके बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास फ्रेश बाय यहाँ पर ये पड़ा है, जो कि H4 में इसकी विक थी। विक के अंदर से हमारे पास 73-75 का जोन निकल के आता है सामने। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट आज के दिन जो डाटा आता है उसके बाद क्या साइड की मूवमेंट करती है, डाटा क्या आता है और हमें क्या करना है। इन केस अगर आप चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ से ट्रेड मिल चुकी है, तो ये विद कंफर्मेशन ट्रेड मिली है इस जोन से। तो उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने कंफर्मेशन देखी होगी तो आपने यहाँ से बाइंग इधर से भी की होगी और इस एरिया से भी की होगी बाइंग। M1 की कंफर्मेशन के साथ ही बाइंग करनी थी और वो हमारी तकरीबन हो चुकी है। अब मजीद हम कोशिश करेंगे कि अब एरिया
ये वाला अगर सस्टेन करता है तो कम से कम हम M5 की कंफर्मेशन देके छोटे से एसएल के साथ इस जोन को ट्रेड करेंगे जो हमारे पास ये अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा अदरवाइज हम इसको ट्रेड ना करें आज के दिन तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हम जो है वो सेफ ट्रेडिंग की तरफ जाएं। अगर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इसने फ्रेश M15 का बाय बना दिया। ठीक है, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये इस वक्त बहुत हाई रिस्क का सेटअप बन चुका है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन भी कल बनी थी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने रात में निकाली भी थी, जिसके ऊपर हमने ट्रेड्स भी की थी। तो आज भी मार्केट ने उसी M1 की कंफर्मेशन को देखें जस्ट टैप किया और वापस निकल गई। यहाँ से हमें अच्छे खासे पॉइंट्स इसने दिए हैं, क्योंकि सेटअप बहुत ज़्यादा हाई रिस्की था, तो इसलिए आप लोगों के साथ ज़्यादा जल्दी शेयर नहीं किया कि आप इसको भी कैप्चर करें। तो अभी के लिए जो हमारे पास एरियाज पड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर से उनको टैप करके दिखा देता हूँ। आप उन लेवल्स को मॉनिटर कर लेंगे कि, और इनको खुद भी आप निकाला करें, देखा करें कि ये जो एरिया पड़े हैं, ये हम जो निकाल रहे हैं वो आपके पास भी वही निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक ये रेड लाइन हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पर है, फिर हमारे पास इधर है। अब इसको टैप किया है ना, अब मैं नंबर पढ़ने नहीं बैठ जाऊंगा। आपने ये खुद देखना कि ये कौन सा एरिया आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे वैल्यूज, ये साइड पे वैल्यूज आ जाती हैं। सेलिंग में आते हैं तो 1 2 3, इसके बाद हमारे पास 73 75 का एरिया आता है। फिलहाल हमारे पास इतने बहुत हैं। बाकी इन लेवल्स को हम रिफ्रेश करेंगे, हमारा ये जो वीक क्लोज होगा, तो वीक क्लोज होने के बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो इस वीक के क्लोजिंग के बाद किस डायरेक्शन में बैठ रही है और हम उसके ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फिर देखते हैं उसके अंदर हमें मजीद क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।